फिर है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, जो देखने में फंगस जैसे नजर आते हैं, फील होते हैं। तो ये सुपरफिशियली फंजाई के साथ मैच करते हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं है, इनकी बॉडी थ्रेड लाइक होती है, धागे धागे से नजर आते हैं और इन धागों को हम हाइफी कहते हैं। फंजाई के अंदर आप चल के देखेंगे कि वहां पे भी बॉडी धागों पर, रेशों पर मुश्तमिल होती है और उन रेशों को भी हाइफी कहते हैं। तो ये एक्चुअली फंजाई नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते। फिर इसी तरह ये सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं, फंजाई काइटिन प्रोड्यूस करती हैं। तो इस वजह से इनको हमने फंजाई से अलहदा कर दिया है। इनके दो मेजर ग्रुप्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइकोटा भी कहते हैं। इसकी फीडिंग स्टेज को प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब ये प्लाज्मोडियम वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, बस इसका नाम प्लाज्मोडियम रखा हुआ है। मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि एक ही, ये जो पूरा येलो कलर का ग्रो करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये एक ही बड़ा सा सेल है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, दरमियान में दीवारें कोई नहीं है, और ये 30 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। देखने में चिपचिपा सा नजर आता है, स्लाइमी नजर आता है, ठीक है। देखा हुआ है किसी ने? बरसात में अक्सर ग्रो कर रहे होते हैं। तो डैम्प डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, जहां कूड़े खाने पे देख लें या जहां आपका जनाब पानी शानी गिरता हो और वहां पे कोई वो मॉस मर रही हो, तो उसके ऊपर भी ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कहीं पे वो आटा पड़ा हुआ हो या और इस तरह की कोई चीज फेंक दी गई हो, दाल वगैरह किसी ने वो दीवार के साथ फेंकी हुई होती है बाहर गलियों में, तो उनके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं बड़ी तेजी से। तो ये डैम्प डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करती हैं और नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनाती हैं, यानी कि वो नालियां सी होती हैं जो आगे फैलती जाती हैं, बहुत सारा इलाका कवर कर लेती हैं, और वहां पर कोई बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह जो ग्रो कर रहे हैं तो ये उनको खा जाते हैं। रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाते हैं मियोसिस के जरिए से, जो हैप्लॉइड होते हैं और उनके ऊपर यानी कि वो एक डंडी के ऊपर लगते हैं। इस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं, जो यहां नीचे आपको नजर आ रही है, ठीक है। स्पोरेंजियम एक है, स्पोरेंजिया जमा है। तो ये स्टार्क्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर, स्पोरेंजिया के ऊपर, वो उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो वो स्पोर्स जर्मिनेट कर सकते हैं, और जर्मिनेट करके वो बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स बनाते हैं या अमीबा जैसे सेल्स बनाते हैं, यानी या तो उनके पास फ्लैजिला होंगे या वो अमीबा की तरह लोकोमोशन करेंगे सूडोपोडिया के जरिए से। इनको हम कहते हैं स्वार्म सेल्स, यानी स्वार्म कहते हैं जत्थे को, कीड़ों के जो पूरे पूरे गौल होते हैं उनको स्वार्म कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जाकर नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए बने हुए हैं, तो इसलिए इनको स्वार्म सेल्स कहते हैं। तो ये आपस में मिलते हैं, डाइप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं और फिर दोबारा से मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बना देते हैं, जिसमें हर न्यूक्लियस फिर से डाइप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड सेल के मिलने से डाइप्लॉइड वापस वो प्लाज्मोडियम मिल जाता है। पाइसेरम पॉलीसेफलम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, यहां पे नीचे येलो कलर का दिखाया हुआ है। तो ये सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कैसे बदलती है, ठीक है। एक वाली मतलब प्लाज्मोडियम वाली सेल से कब स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, स्पोर्स कब वो अमीबॉइड सेल्स बन जाएंगे, तो वो सेल्स एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। तो सेल्स को चेंज होता हुआ देखना हो तो आप इनमें देख सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में भी एक सेल से फिर सारी तरह के सेल्स बनने हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन कैसे होती है वो उसको आसानी से लैब में स्टडी करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसके अंदर स्टडी की जा सकती है कि वो एक ही बड़ा सा सेल है, तो मटेरियल यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है, सारी ब्रांचेस में आपस में मैच कर रहा है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि वो रास्ता ढूंढ के खुराक तक पहुंच रहा है, और जब खुराक तक पहुंच जाएगा तो अभी कुछ हिस्सा उसका बॉडी का यहीं पे ही है, तो ये यहां से मटेरियल खींच के घूम घुमा के वहां तक भी लेके जाएगा, तो वो पूरे सेल को खुराक मिल रही होगी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए से। और इसी तरह साइटोस्केलेटन का क्या रोल है वो भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं। तो वाटर मोल्ड्स, ओमाइकोटा भी इनको हम कहते हैं या ओमाइसीड्स, तो ये फंजाई के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं।
इनका स्ट्रक्चर भी फंजाई जैसा है, लेकिन फंजाई से बहरहाल हमने इनको अलहदा रखा हुआ है। इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। हाइफी एसेप्टेट हैं, यानी कि उनके अंदर दरमियान में दीवारें नहीं है, सेप्टम कहते हैं दीवार को। तो इनके दरमियान में क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं है और कई पैथोजेनिक स्पीशीज इनके अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस है। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस इंतहाई बदनामे जमाना फंगस कह लें या वो वाटर मोल्ड बदनामे जमाना है। बदनामे जमाना क्यों है? इसलिए कि इसकी वजह से आयरिश पोटैटो ब्लाइट हुआ था। आयरलैंड में 1840 से ऑनवर्ड कई साल मुसलसल बारिशें जरा ज्यादा होती रही। उसकी वजह से बहुत सारे कह लें कि खेतों के अंदर जमीन में नमी का लेवल ज्यादा हो गया। उसकी वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो गई। आयरलैंड में वो आलू, मतलब हम लोग स्टार्च के लिए इस्तेमाल करते हैं आटा, तो वो स्टार्च के लिए आलू इस्तेमाल करते हैं, तो आलू ज्यादा उगाया जाता था। तो वो जनाब आलू की फसल मरना शुरू हो गई। आम लोग आलू खाते थे, तो आलू की फसल मरते मतलब खराब होना शुरू हो गई। तो उसकी वजह से खुराक की किल्लत हो गई और उससे तकरीबन 2.5 लाख से 10 लाख लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों को दूसरे इलाकों में ट्रेवल करना पड़ा। बाकी जो कुछ खाने के लिए होता था तो वो अंग्रेजों का कब्जा था वहां पे भी, तो अंग्रेज वो भी उठा के ले जाते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बार बार पूछा जाता है कि फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस बदनाम क्यों है।